Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is venous disorders. और venous disorders में mostly हम varicose veins और DVT को ही cover करेंगे. There are two systems of veins draining the low limb. One जो deep to the muscle होगी deep venous है और दूसरा superficial है. दोनों connect करते हैं perforator से different perforator से. और long saphenous vein जो है वो femoral vein में drain करती है at saphenofemoral junction, that is about 4 cm and 3.75 cm lateral to pubic tubercle. और the short saphenous vein that begins lateral end of the dorsal venous arch पाँव की वहाँ से शुरू करती है होती है posterior to the lateral malleolus and ये popliteal vein पे drain करती है just behind or above the knee. डीप वेनस वेन comprises of intramuscular axial veins हैं और इसके different perforators हैं, जैसे कि यहाँ पे वो कहता है कि above the ankle जो perforator है उसका नाम है cockets और upper leg में जो है एक perforator बॉइड्स और जो दूसरा परफोरेटर जो ऊपर है लेवल ऑफ थाई में जो कनेक्ट करता है ग्रेट सेफिनस वेन और फेमोरल वेन को ऊपर, दैट इज़ डॉट्स परफोरेटर. डॉट्स बॉइड्स एंड कॉकेट्स ये किस किस डिस्टेंस पे होते हैं? 5, 10, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नीचे से होते हैं और ऊपर हमारे पास एक सेफिनोफेमोरल जंक्शन है. तो काफ के मसल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? 200 to 300 mmHg ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन. और जो वेन्स हैं ये बेसिकली ऊपर लेकर जाती हैं, वापस लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट. अब मसला तब आता है जब ये वेन्स डायलेटेड हो जाएं, टॉर्चरस हो जाएं और यूजलेस हो जाएं, इनके वॉल्व्स भी इनकम्पिटेंट ना रहें, तो ये बन जाती हैं वेरिकोज वेन्स. डायलेटेड एडिमेटस वो tortuous and useless veins. They're often palpable more than 3 mm in diameter and measured in upright position जब person जो है standing position हो. Demonstrable reflects the reverse flow of blood. उसके साथ ये शो करती हैं इसकी. इट कैन बी प्राइमरली ड्यू टू द डैमेज ऑफ द वीनस वॉल्व्स या सेकेंडरीली. प्राइमरी वीनस वॉल्व कौन कौन से हैं जो परफोरेटर्स पे मसला आता है? सेफिनोफेमोरल, सेफिनोपोप्लिटियल, इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स बिटवीन सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स. सेकेंडरी ड्यू टू डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, obesity, pregnancy, OCPs, occupation that require long standing and weight lifting, constricting clothing, lack of exercise, etc. इसको क्लासीफाई किस तरह करते हैं? सीप इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल, एटियोलॉजिकल, एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी. उसमें सिर्फ क्लिनिकल वाले को ज़्यादा सीरियस लेते हैं, बाकी को हम ऐसे ही माइनस कराते हैं. C0 जो C0 है दैट उसमें क्लासिफिकेशन वेन्स उसमें कैसी होंगी? दे वॉन्ट बी विजिबल और पाल्पेबल साइंस ऑफ वीनस डिजीज. C1 में देर विल बी रेटिकुलर डिजीज 1 to 3 mm और थ्रेडेड वेन्स लेस देन 1 mm. C2 में देर विल बी वेरिकोज वेन्स मोर देन 3 mm, जो वेरिकोज वेन्स की डेफिनेशन है. C3 में एडिमा. C4 में, अब C4 से C6 तक स्किन चेंजेस और अल्सरेशन का हम देखेंगे. C4 में स्किन चेंजेस लाइक पिगमेंटेशन, एक्जिमा एंड लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस. C5 में देयर विल बी स्किन चेंजेस बट एंड अलॉन्ग विद स्किन चेंजेस देयर विल बी अल्सरेशन, हील्ड अल्सरेशन. C6 में स्किन चेंजेस अलॉन्ग विद एक्टिव अल्सरेशन. अब ये जो इटियोलॉजी इट कैन बी कंजेनिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अनआइडेंटिफाइड. एनाटॉमी कैन बी सुपरफिशियल, परफोरेटेड, डीप वेन्स, नो वीनस लोकेशन आइडेंटिफाइड. Pathophysiology, reflex obstructive, reflex and obstructive, या no venous pathophysiology identified. What are the signs and symptoms? Signs: there will be dull, aching, heaviness or fullness in the leg, and it will be relieved by elevation. Unsightly appearance, itching, throbbing, swelling of leg or ankle, reticular threaded veins. और एक और चीज़ है atrophy blanchy, that is white atrophic skin हो जाती है और उसके इर्द गिर्द there are dilated capillaries and hyperpigmentation that is usually seen around the ankle. What are the complications of varicose veins? Bleeding, वहाँ से bleed कर जाए. वेरिकोज वेन, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पिगमेंटेशन जैसे लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस है दैट कॉजेज डिफ्यूज फाइब्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, एक्जिमा एंड अल्सरेशन. हाउ डू यू डायग्नोस? एक तो हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ट्रोमा की हो, डीवीटी की हो, ऑक्यूपेशन शुड बी आस्क्ड. डीवीटी हो तो डीवीटी के केस में हम सर्जरी नहीं करते, फिर उसको मेडिकल या फिर फार्माकोलॉजिकल या फिर मैकेनिकल कोई ना कोई वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं, सर्जरी नहीं करते. हाउ डू यू एग्जामिन? एग्जामिनेशन में क्लिनिकल टेस्ट के नाम कहते हैं कि देव, उसकी एक पूरी एक वीडियो है अलग जो एग्जामिनेशन की वीडियो. मैं नाम बता देते हैं. ब्रूडीज ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट है, एक मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट है, पार्थीस टेस्ट है दैट टेस्ट द पेटेंसी ऑफ डीप वेन्स, और श्वार्ट्ज टेस्ट है. तो ये टेस्ट के आप नाम लिख सकते हैं. बेसिकली द टेस्ट द पेटेंसी ऑफ द परफोरेटर्स, द डीप वेन्स और परफोरेटर्स का फंक्शन कैसे है. ज़्यादा जो बेहतर है दैट इज़ डुप्लेक्स. डुप्लेक्स ना सिर्फ हमें वैस्कुलर एनाटमी बताता है बल्कि इट आल्सो टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड हाई रेजोल्यूशन बी मोड अल्ट्रासाउंड इमेज combined with the Doppler ultrasound is used to obtain the image of the veins.
हमें पता लग जाता है कि सफिनस जंक्शन पे मसला है, सफिनस जंक्शन कौन से इनकम्पिटेंट हैं, परफोरेटर्स कौन से इनकम्पिटेंट है, किस टाइप का मसला है, और एविडेंस ऑफ प्रीवियस डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है कि नहीं है। वीनोग्राफी हम कंट्रास्ट डालते हैं और फिर एक्सरेज लेते हैं उस वेन के, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसको ओवरकम कर लिया किसने, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है। हाउ डू यू मैनेज एसिम्प्टोमेटिक अगर है पेशेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंप्रेशन स्ट्रोकिंग, नी लेंथ या थाई लेंथ कंप्रेशन स्ट्रोकिंग दें, और डिग्री ऑफ कंप्रेशन सेलेक्ट्स दैट डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स, कितना उस लिहाज से कंप्रेशन होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कंप्रेशन। दूसरा है एंडोविनस थेरेपी। एंडोविनस थेरेपी में ये ये तकनीक है कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्लोजिंग एजेंट को इंजेक्ट कर दे, लाइक सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट डायरेक्टली इनटू द सुपरफिशियल वेन्स अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। यहाँ ये कर सकते हैं। यहाँ पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड अब यूज़ करते हैं एंडोवैस्कुलर लेज़र अब्लेशन, उसमें हम एक एनेस्थीसिया देते हैं एक जगह, उस एनेस्थीसिया को भी ख़ास एनेस्थीसिया, उसका नाम है टुमिसेंट एनेस्थीसिया। सैलाइन, लिग्नोकेन एंड एपिनेफ्रिन मिक्स करके हम एनेस्थीसिया की जगह जिस पॉइंट पे वो होता है वेरिकोसिटीज़ ऑफ द वेन होती है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। वो एनेस्थीसिया ही प्रोड्यूस करते हैं, स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, फिमनेस ऑफ द टारगेटेड एरिया, फिम हो जाता है वो एरिया ताकि इधर उधर ना वेन खिसके, ठीक। और तीसरी है वीनस थेरेपी में टेक्निक दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी में हैज़ बायपोलर कैथेटर, जैसे यहाँ पे था कि लेज़र के साथ इसने एब्लेट किया था, इस तरह यहाँ भी एब्लेशन होगी। इट हैज़ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 85 to 120, थर्मल एनर्जी इज़ यूज्ड, और रेडियो फ्रीक्वेंसी से एब्लेट कर देते हैं। सर्जरी वेरिकोज वेन्स की तब करते हैं जब कुछ भी काम नहीं करा, और इसमें स्ट्रिपिंग और लाइगेशन ही करेंगे। What are the indication? Hemorrhage from the varicosity, skin changes, incompetent perforators, tiredness, heaviness, swelling of the legs के symptoms, cosmetic reasons की वजह से हम सर्जरी कर सकते हैं, बट देयर इज़ ओनली वन रीज़न जिसकी वजह से हम सर्जरी नहीं करेंगे। अगर किसी पेशेंट को डीवीटी है तो हम नहीं करेंगे। इस तरह जैसे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 2020 में UHS में, would 5-year-old policeman present in outpatient department with tortuous soft prominence on his right thigh अप टू हिज एंकल, मतलब इनकम्पिटेंस है सफिनो-फेमरल जंक्शन की, एंकल तक ये जा रही है, रिजल्ट्स इन पेन डिस्कम्फर्ट वेल वॉकिंग एंड इज रिलीव्ड ऑन लाइंग डाउन। डायग्नोसिस वेरिकोज वेन। सर्जिकल ऑप्शंस, वो हम सर्जिकल ऑप्शन अभी डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी एक ही है, वो DVT है। अब आ जाए सर्जरी में, सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जरी में तो एक पहले ये है सफिनो-फेमरल जंक्शन को लाइगेट कर, और जब भी हम सफिनो-फेमरल जंक्शन को लाइगेट करेंगे तो सफिनस की तमाम ट्रिब्यूटरीज को भी लाइगेट करेंगे, जिसमें आ जाती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सारी हम पहले उन्हें लाइगेट करेंगे, फिर सफिनो-फेमरल जंक्शन को लाइगेट करेंगे और निकाल देंगे। इस पूरी को लाइगेट करके स्ट्रिप आउट कर देंगे, निकाल देंगे। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं फ्रॉम 0 to 12, 3 तो ये बताइए ना, और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं निकाल देंगे। और इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे, कहाँ तक डिवाइड करेंगे, स्ट्रिप आउट करेंगे जस्ट बिलो द नी, उससे नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज जो सुपरफिशियल नर्व है उसकी इंजरी हो सकती है। इसी तरह जो सेफेनोपेप्लिटियल जंक्शन है उसमें भी लाइगेट करेंगे, सारी ट्रिब्यूटरीज को लाइगेट करके डिवाइड करेंगे, और उसे कहाँ तक स्ट्रिप आउट करेंगे। उसको स्ट्रिप आउट यूजुअली नहीं करते, इट्स डिवाइडेड इन द पॉप्लिटल फोसा, बट स्ट्रिपिंग ऑफ द शॉर्ट सफिनस वेन इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि उस साइड पे सुरल नर्व होती है, वो इंजर हो सकती है। अगर तो परफोरेटर्स ख़राब हैं तो परफोरेटर्स के लिए हम परफोरेटर लाइगेशन करते हैं, लेकिन अब उसको फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी ने ओवरकम कर दिया। फ्लीबेक्टमी इज द स्मॉल सुपरफिशियल वेन ऑफ द लेग, दे डू नॉट डिसअपियर फॉलोइंग सफिनस वेन स्ट्रिपिंग। तो हम क्या करते हैं, उनमें स्टैब इंसियंस देते हैं ओवर दम एंड हुक शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स से अवेल्स करते हैं उसे, एंड द लेग इज बैंडेज पोस्ट ऑपरेटिवली। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन क्या हो सकती है? ब्रूजिंग, डिस्कम्फर्ट, इंजरी टू द सफिनस या सूरल नर्व, इंजरी टू द मोटर नर्व जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, या वीनस थ्रोम्बोसिस। What is saphina varix? Saphina varix अच्छा खासा prominent dilatation of the veins, varicosity at the level of the saphenofemoral junction. Now this gives a characteristic thrill to the examining fingers. जब पेशेंट को हम कफ करवाते हैं, इसे कर्वी हाइलर्स साइन कहते हैं या कर्वी हाइलर्स टेस्ट कहते हैं। दिस इज़ द फैक्टर दैट डिफरेंशिएट, दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग फेमरल हर्निया फ्रॉम सेफिना वेरिक्स। फिर वेरिकोज वेंस के अलावा अगर जो सुपरफिशियल वेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए और थ्रोम्बोसिस हो जाए सुपरफिशियल नॉर्मल सुपरफिशियल वेन में, जिससे सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। ई थ्रोम्बोसिस जो लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो उनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ई थ्रोम्बोसिस उसे कहते हैं। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस क्या है? पहले थ्रम्बस क्या? थ्रम्बस है कोई भी इंट्रावैस्कुलर क्लॉट दैट कंटेन्स ब्लड एंड एबनॉर्मल मास इन द वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम में हो तो उसे क्लॉट कह देते हैं, ठीक। और अगर यही क्लॉट जो है थ्रम्बस जो है डीप वेन्स में हो तो उसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कह देते हैं।
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में आ सकती है हमारी विर्चुअस ट्रायड। विर्चुअस ट्रायड कहते हैं यहाँ पर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो, जैसे OCPs, HRT, एस्ट्रोजन थेरेपी, प्रोटीन C, S, एंटीथ्रोम्बिन 3, फैक्टर 5 लेडिन की डेफिशिएंसी हो जाए, या प्रोथ्रोम्बिन की एक्सेस हो जाए, ये चीज़ें हों, या फिर ब्लड स्टेसिस हुआ हो, ब्लड रुका हो, क्यों, बहुत लंबी फ्लाइट पे बैठा हुआ बंदा, ओबीज हो, राइट हार्ट फेलियर, लिम्ब पैरालिसिस, प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पर वो वेसल खुद ही इंजर्ड हो किसी ट्रॉमा, सर्जरी या इंट्रावेस्कुलर कैथेटर की वजह से। ये तीनों चीज़ें मेजर हैं जो लीड करती हैं, प्रीडिस्पोज करती हैं पर्सन टूवर्ड्स डी वीनस थ्रोम्बोसिस। क्लिनिकल फीचर्स स्वेलिंग, पेन, इरिथमा, डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स, लो ग्रेड फीवर विद इंक्रीज पल्स, काफ टेंडरनेस, वीनस गैंग्रीन भी हो सकती है। होता कुछ यूँ है कि वेन का एक पहले ट्रंक इन्वॉल्व होता है, वहाँ थ्रम्बस क्या, थ्रम्बस ने जाके माइक्रो सर्कुलेशन एट द लेवल ऑफ वेन्यूल्स भी डिस्टर्ब कर दिया, तो लेग हो जाती है पूरी ब्लू लेग, फ्लेगमेजिया सिरुलिया डोलेंस। अब जब माइक्रो सर्कुलेशन वेन्यूल से जब आ जाती है आर्टीरियोल सी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्ट करती है आगे जाके, तो लेग हो जाती है पूरी वाइट, क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई भी हो जाती है कट डाउन, उसे कहते हैं फ्लेगमेजिया अल्बा डोलेंस। ह्यूमन स्टेंस और मोजेस टेस्ट हम नहीं करते, लेकिन होता क्या था कि डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं, फुट को डॉर्सीफ्लेक्स करवाते हैं, तो फुट को डॉर्सीफ्लेक्स करने से फुट को डॉर्सीफ्लेक्स करने से बहुत पेन होती थी पेशेंट को, तो उसे हम कहते थे कि ह्यूमन टेस्ट पॉजिटिव, सीवियर पेन इन द काफ रीजन। मोसेस टेस्ट ये है कि हम सिर्फ काफ को साइड दबाएं ना, तो पेशेंट को बहुत पेन होती है, और अगर पेन हो रही है तो प्लीज़ बार बार ना दबाएं, क्योंकि वो थ्रम्बस जो है वो इम्बोलस बन सकता है, मतलब वो सर्कुलेशन में जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस रप्चर्ड बेकर सिस्ट, रप्चर्ड प्लांटर टेंडन, स्काल्फ मसल हेमाटोमा और सेलुलाइटिस। हाउ वुड ही इन्वेस्टिगेट, जैसे मैंने बताया कि कलर्ड फ्लो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी हैज़ रिप्लेस वीनोग्राफी, MRCT वीनोग्राफी, CBC ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन हम इसलिए कराएंगे टू चेक डायरेक्ट वेसल इंजरी तो नहीं हुई हुई, उसके लिए वैसे भी करा रहे हैं, लेकिन ESR CRP करा लेते हैं। एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन, C प्रोटीन, S लेवल्स, फैक्टर 5 लेडिन, ये लेवल्स हम चेक करेंगे। हाउ वुड ट्रीट, हम ट्रीटमेंट स्टार्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट से करेंगे, और मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या गोल्स हैं, एक तो पहले ये है कि एक्सटेंशन को प्रिवेंट, एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस शुड बी प्रिवेंटेड, prevention of pulmonary embolism and recurrence of thrombosis should be prevented, and development of the complications such as pulmonary embolism, hypertension, pulmonary hypertension, post thrombotic syndrome, इन सब से प्रिवेंट किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे भी रख सकते थे, लेकिन उस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन से सीवियर रीनल फेलियर हो रहा है, तो हम लोग लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे रखते हैं, लाइक यहाँ फंडापरिनॉक्स पे रखते हैं, और वारफ्रिन भी कुछ लोगों को दे देते हैं, लाइक जिनमें मैकेनिकल वॉल्व या प्रोस्थेटिक वगैरह होते हैं। वारफ्रिन को किस तरह मेंटेन रखते हैं, INR, नॉर्मल INR की रेंज होती है 2 to 3 थेरेप्यूटिक रेंज। और हेपरिन को कैसे, यहाँ मोलिकुलर जैसे हेपरिन दे रहे हैं तो उसको कैसे रखते हैं, कैसे उसके मॉनिटर करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से। दूसरा मेथड है मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रोम्बोलाइसिस, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे दें, और मैसिव DVT को में जो थ्रोम्बोसिस है उसको लाइस कर दें, उसको तोड़ दें। सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटेंसिव इलियोफिमोरल DVT, सर्जिकली थ्रोम्बस को तोड़ दिया जाता है, या वीनस स्टंटिंग कर लेते हैं, इलियक वेन स्टेनोसिस इन केस ऑफ DVT, इन केस ऑफ इलियक वेन स्टेनोसिस जो कि DVT कॉज करी है, पहले थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं बाय रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और फिर हम वहाँ पे स्टेंट्स रख लेते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल इन पेशेंट हु हैव मैलिग्नेंट कॉज, और बार बार उनको वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इंफीरियर वेना केवा में फ़िल्टर डाल दें। अब फ़िल्टर उन्हीं पेशेंट में डालेंगे जिनमें एंटीकोगुलेंट थेरेपी या तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, इन केस ऑफ हेपरिन अगर दें, बहुत ज़्यादा ब्लड थिनिंग हो सकती है, या फिर वो इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट है एंटीकोगुलेशन थेरेपी, तो हम फ़िल्टर डाल सकते हैं। DVT की प्रोफाइलैक्सिस लो रिस्क, मॉडरेट और हाई रिस्क में उन्होंने डिवाइड किया है। लो रिस्क तो वो किसी बंदे की उम्र जो है 40 से कम है, उसने माइनर सर्जरी में जाना है, जो 30 मिनट से कम है, या अगर उसकी मेजर सर्जरी में भी जाना है, उसकी 40 से उम्र ज़्यादा है, उसको कोई और मॉर्बिडिटी नहीं है, तो उसको सिर्फ हम मैकेनिकल मेथड्स लाइक इलास्टिक कंप्रेशन, स्टॉकिंग, एक्सटर्नल न्यूमेटिक कंप्रेशन और अर्ली मोबिलाइजेशन वाली हदायत देंगे। अगर कोई मॉडरेट रिस्क पे जिसकी एज 40 से ज़्यादा है और उसने किसी सर्जरी मेजर सर्जरी में जाना है, या मेजर मेडिकल इलनेस है, हार्ट लंग कैंसर, या माइनर सर्जरी है लेकिन उससे पहले DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म थ्रोम्बोफिलिया था, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, लो मोलिकुलर हेपरिन देते हैं। हाई रिस्क पेशेंट इसकी मेजर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी, अब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट जिसको मेजर सर्जरी होनी है, उससे पहले DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म थ्रोम्बोफिलिया हुआ था, लोअर लिम्ब पैरालिसिस और मेजर लिम्ब एम्पुटेशन, ऐसे पेशेंट को मैकेनिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों देते हैं। और
मैंने कहा था अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन से बेहतर लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं लो मोलिकुलर वेट हेपरिन के? इट हैज़ ग्रेटर बायोअवेलेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड डोज डिपेंडेंस, प्लाज्मा लेवल है, लो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, लो रिस्क ऑफ हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपरिन इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। लेबॉर्ट्री मॉनिटरिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ सेफली एडमिनिस्टर्ड एज आउट पेशेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इज़ लॉन्गर, परमिटिंग वंस और डेली ट्वाइस डेली एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी होती है, एक दफ़ा भी दिन में देना काफ़ी होती है। दिस डिक्रीज रिस्क ऑफ हेपरिन एसोसिएटेड हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरक्लीमिया भी नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।